हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी स्टैटिक जीके हम अभी कवर कर रहे हैं फ़िलहाल। तो उसी कड़ी में आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चंस के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में वो कहाँ पर हैं? पार्ट 5 में। ठीक है, पार्ट 5 में कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल 124 से 147, 124 से लेकर 147 तक। इसके बाद बात करें कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ के जो जजेस होते हैं उनके कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। अगर हटाना हो तो कौन हटा सकता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है जजेस को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि उनकी पावर्स खुद की नहीं होती हैं, उन्हें एड और एडवाइस करने के लिए पार्लियामेंट भी नहीं, बेसिकली कैबिनेट होती है और वो जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो पार्लियामेंट जब इस तरह की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे कि किसी भी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं। अगर सीजेआई की बात करें तो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 जो है, इसके अंतर्गत सीजेआई को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर जजेस जो होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। अब देखिए डिफरेंस ये समझिएगा, जब चीफ जस्टिस की बात आती है, सीजेआई की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेकिन जब बाकी जजेस की बात आती है तो इसमें जो सीजेआई हैं उनका कंसल्टेशन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये जो कंसल्ट कर रहे हैं वो ऑब्लिगेटरी होता है प्रेसिडेंट पर। ठीक है, चीफ जस्टिस के लिए जो कंसल्टेशन दिया जा रहा है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता, लेकिन अदर जजेस जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए अगर चीफ जस्टिस ने, मुख्य न्यायाधीश ने कंसल्ट किया है किसी को तो वो ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, फिर हम बात करें फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कौन रही हैं? ये रही हैं फातिमा बीवी, और ये इंडिया की तो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज थी ही, साथ ही एशिया में, पूरे एशिया में ये पहली महिला जज थी। कब इनको अपॉइंट किया गया था? 1959 में। फिर नेक्स्ट बात करें तो अभी फ़िलहाल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सीजेआई हैं एन वी रमन्ना, 48 सीजेआई हैं हमारे। अगर बात की जाए कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, तो 34 है। इससे पहले 30 हुआ करती थी, लेकिन 18 सितंबर 2019 को 4 नए जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे, और उसके बाद 30 से बढ़कर जो संख्या है वो कितनी हो गई? 34। न्यूली अपॉइंटेड जजेस जो हैं उनके नाम आप याद रख सकते हैं: कृष्णा मुरारी, SR भट्ट, वी रामा सुब्रमण्यम और ऋषिकेश रॉय। ये 4 जजेस हैं जिनको अपॉइंट किया गया था 2019 में, और उसके बाद से जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की 34 जजेस की हो गई है। अब नेक्स्ट बात अगर की जाए कि ये जो नंबर ये जो बढ़ाया है इसको घटाया भी जा सकता है या 34 से और भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये पावर किसके हाथ में है? तो ये पावर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट याद रखिएगा। कौन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या को बढ़ा या घटा सकता है? तो ये है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओथ की बात करें, अगर शपथ दिलाने की जब बात आती है तो किसके सामने शपथ लेता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज? तो वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट के सामने ही अपनी शपथ कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसको अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है इसके पास। इसका मतलब ये है कि जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट के नीचे के जितने भी कोर्ट हैं उन सभी के अगेंस्ट कोई हियरिंग कंडक्ट हुई है तो उसको सुनना, ठीक है, अपील की सुनवाई करना, ये जो है अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। किस तरह के केसेस आते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास? तो
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है या फिर स्पेशल परमिशन केस है, ये सभी प्रकार के केसेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अब हाई कोर्ट्स की अगर बात करें तो भारत में कितने कुल हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां कौन सा है ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 25वां न्यूली जो स्टेब्लिश हाई कोर्ट है वो कौन सा है। तो ये जो 25 हाई कोर्ट्स हैं इनमें से 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्टेट या फिर एक स्टेट और उससे ज़्यादा यूटीज़ का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, क्षेत्राधिकार है। मतलब 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट के लिए नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा स्टेट या फिर यूटीज़ के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करता है। ठीक है, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें से दिल्ली एकमात्र ऐसी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। और जितने भी हाई कोर्ट होते हैं भारत में, जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, इनमें सबका अपना एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अदर जजेस होते हैं एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट बात करें टेन्योर की, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है इसने टेन्योर जजेस का फिक्स नहीं किया है। इस संदर्भ में 3 प्रोविजंस हैं। कौन कौन से हैं? तो जो एज है ना, रिटायरमेंट एज, वो मेंशन की गई है, वो है 65 साल। ठीक है, और अगर एज से रिलेटेड एज के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी मामला आता है, तो वो कौन देखेगा? पार्लियामेंट के पास वो अधिकार क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट एक चीज़ बोली गई संविधान में कि वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो जजेस होते हैं किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और उन्हीं को अपना रेजिग्नेशन जजेस देते हैं। और उसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है कि उन्हें हटाया जा सकता है। एक तो है कि उनकी एज पूरी हो गई है ना, 65 साल पूरी हो गई है तो वो हट जाएंगे। सेकेंड तरीका है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे दें, खुद वो त्यागपत्र सौंप दें। तीसरा तरीका है कि उन्हें हटाया जाए उनकी सीट से, और वो हमने पीछे भी देखा था कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कहने पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए जज बनने के लिए। तो अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। कौन कौन सी? ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए तो वो क्वालिफाई होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। और इसके अलावा किसी हाई कोर्ट में अगर 10 साल से वो वकालत कर रहा है, एडवोकेट है, तो वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। और इसके अलावा एक चौथी कंडीशन भी है कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सभी क्वालिफ़िकेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अभी आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एससी। सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल है? 124। और जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है कौन सा? 124 का क्लॉज 2 है ना, पीछे हमने देखा था। उसके बाद है आर्टिकल 126, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। अगर चीफ जस्टिस किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह एक कार्यकारी चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा। और या फिर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस की सीट खाली हो गई है तो नया जो सीजेआई है वो बनने से पहले जो बीच का गैप होगा उसमें एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को बिठाया जाता है। तो वो है आर्टिकल 126 में। फिर है आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस के बारे में बात करता है। एडहॉक जजेस कौन से होते हैं? जो कुछ समय के लिए, मतलब वो पूरे अपने कार्यकाल के लिए जज नहीं बनाए जाते बल्कि कुछ समय के लिए किसी इमरजेंसी में या कोई ज़रूरत है तो कुछ समय के लिए जज बनाया जाता है। फिर है आर्टिकल 129, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं ना, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, फिर है आर्टिकल 147 147, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो है ना, हाई कोर्ट के जजेस की एज जो है ना, रिटायरमेंट की एज है, उसको बढ़ाने की बात करता है। इसी के द्वारा बढ़ाई गई थी। हमने अभी पीछे देखा था सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, है ना। हाई कोर्ट की कितनी है? 62। इससे पहले 60 हुआ करती थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के ज़रिए 62 की गई थी।
फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बात करता है, यहाँ हमने देखा था ना 126, 127, ये सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडहॉक जजेस की बात करता है। ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हाई कोर्ट्स में एडिशनल और एक्टिंग जजेस की बात करता है, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। और ये साथ ही ये जो अमेंडमेंट है ना, इससे ये भी कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही हाई कोर्ट हो सकता है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का न्यायिक क्षेत्र संभाले। उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही याद रखिएगा। आर्टिकल 131 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मेनली इस आर्टिकल में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है ना, तो वो विवाद सुलझाने का जो अधिकार है, जो क्षेत्राधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। आर्टिकल 131 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 32 ये जो रिट जारी करती है ना सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में है। और हाई कोर्ट जो रिट इशू करती है उसकी पावर है आर्टिकल 226 में, ठीक है। 32 और 226 दोनों याद रखिएगा। और फिर बचा एक लास्ट आर्टिकल 143 143, ये प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मामला है जो उनको समझ नहीं आ रहा है या न्याय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सभी आर्टिकल्स हो गए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अब दूसरा पूछा गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? स्थापना हो गई थी 26 जनवरी 1950 को, अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आप हिस्ट्री में इसको पढ़ते होंगे इन एक्ट्स को सारे, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संवैधानिक विकास भारत का, तो पॉलिटी में भी ये पार्ट आ जाता है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कैलकाटा के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस एक्ट के तहत, ठीक है। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो आधुनिक या आज़ाद भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना। और अस्तित्व में कब आया या फिर उसका जो कार्य है वो कब शुरू हुआ? 28 जनवरी 1950 को, 2 दिन बाद आफ्टर इंडिया बिकेम द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। इनाग्रेशन कहाँ हुआ था? तो इनाग्रेशन हुआ था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट बिल्डिंग विच ऑल्सो हाउस्ड इंडियाज़ पार्लियामेंट। जो इंडिया का जो संसद है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, उसी में इनाग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ क्यों हुआ था? क्योंकि आज़ादी से पहले जो सुप्रीम कोर्ट था भारत में, जिसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, उसकी सिटिंग वहीं होती थी, ठीक है। 1937 से 1950 तक 12 सालों तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की सिटिंग वहीं होती थी, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। तो जब तक अभी प्रेजेंट जो प्रेमाइसेस है सुप्रीम कोर्ट का, वो जब तक तैयार नहीं हुआ, या वहाँ पर जब तक सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो मीटिंग है, जो बैठक है, जो सिटिंग है, वहीं होती थी। जो सुप्रीम कोर्ट पहले फेडरल कोर्ट के रूप में था, वो 2 भागों में था। एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और एक जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल थी। तो जब आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उस समय इन दोनों को ही समाप्त करके, यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल, इन दोनों को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। और दोनों चीज़ें याद रखिएगा, स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, और फर्स्ट प्रोसीडिंग कब हुई थी? यहाँ देखिए, फर्स्ट प्रोसीडिंग ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को 9:45 सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करना और सदस्यता लेना होता है किसके सामने? ठीक है, तो ये मेनली बात हो रही है ओथ और अफर्मेशन जो होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, किसके सामने अपनी शपथ लेते हैं? तो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। और अगर प्रेसिडेंट वहाँ पर
उस समय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो जिस भी व्यक्ति को वो अपॉइंट करेंगे शपथ दिलवाने के लिए, उस व्यक्ति के सामने जजेस अपनी शपथ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित को लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो किसे दे सकते हैं त्यागपत्र? हमने पीछे ही देखा था कि रिज़ाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसके अधिकार क्षेत्र में राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे भारत की न्याय प्रणाली में आते हैं? तो हमने देखा था कि जितने भी हाई कोर्ट हैं या लोअर कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आज़ादी के बाद भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कब से कब तक थे? तो 14 अगस्त 1947 को इनको अपॉइंट किया गया था, और जब हमारा संविधान लागू हुआ तब तक ये सीजेआई थे 26 जनवरी 1950 तक। और ये जो ऑप्शन ए में है ना पतंजलि शास्त्री, ये सेकंड सीजेआई थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं? तो रिज़ाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, हमने पहले ये देख लिया है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट पावर है, रिट इशू करने की पावर है, आर्टिकल 32 के तहत है, और हाई कोर्ट की 226। ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों का कार्य अनुभव आवश्यक है? तो ये अनुभव 10 साल का होना चाहिए, 10 साल का एडवोकेट के रूप में, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट का जज है कोई व्यक्ति तो 5 सालों का जज बनने का अनुभव किसी व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं टू बी एलिजिबल टू सर्व इन आइदर पोजीशन अ पर्सन मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड लॉ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो पीछे हमने देखा था पार्लियामेंट ये कर सकता है। पार्लियामेंट इज़ ऑथराइज्ड टू रेगुलेट जजेस। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी अबाउट सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का कुछ चीज़ें ही शामिल की गई थी, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, लगभग सेम ही चीज़ें हैं। अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, जो रिटायरमेंट एज है वो 62 ईयर्स है, इसी तरह की कुछ चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।